बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम आपको कृषि समाचार दिखलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अवगत होते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के किसानों को अनुदान पर कई सुविधाएं देने की है योजना। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं अनुदान। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, तेलहन, मोटे अनाज एवं न्यूट्री सीरियल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कोडरमा के किसान 50% अनुदान पर विभिन्न कृषि उपादान ले सकते हैं। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल, खरपतवारनाशी और एनपीपी शामिल हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय में 15 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए गैर कार्यान्वित जिलों में राज्य बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान नए फलबाग का क्षेत्र विस्तार, फूलों की खेती, छोटी नर्सरी की स्थापना, सब्जी के संकर प्रभेदों की खेती, मसाला फसलों की खेती, संरक्षित खेती, फसल तुड़ाई कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। गोभी वर्गीय फसलों का बिचड़ा तैयार करने के लिए पहले बीजोपचार कर ले, उसके बाद ही बुआई करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। क्यारियों में बीज लगाते हैं तो उर्वरकों को भी ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। गोभी वर्गीय फसलों को डंपिंग ऑफ रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। आप अपनी इच्छा अनुसार रासायनिक या जैविक किसी भी विधि से बीजोपचार कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार में कार्बेंडाजिम दवा और जैविक बीजोपचार में ट्राइकोडर्मा का उपयोग अनुशंसित मात्रा में करें। जो भी किसान भाई गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती की योजना बना रहे हैं तो इस समय बिचड़ा उत्पादन के लिए बीजों की बुआई करने का सही समय है। बीज उपचार पे अवश्य ध्यान दें। बीज उपचार द्वारा जो डैम्पिंग ऑफ रोग इसमें लगता है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। बीज उपचार के लिए रासायनिक विधि के अंतर्गत कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग किया जा सकता है और जैविक विधि अंतर्गत ट्राइकोडर्मा का 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। उपचारित करने के बाद ही बीजों की बुआई करें और अगर आप इसमें क्यारी विधि अपना रहे हैं तो जो भी हम खाद इस्तेमाल करते हैं उसको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके ही उसका उपयोग करें। राज्य के जो किसान बैगन की बसंतकालीन खेती करना चाहते हैं वे नवंबर से लेकर जनवरी तक फसल लगा सकते हैं। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान धान फसल की कटाई करने जा रहे हैं वो इस काम के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंसिए की तुलना में इससे 60% मजदूरी की बचत तथा 60% संचालन खर्च में बचत होती है।
आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दें। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने जाना कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है नया, साथ ही मंडी के भाव के बारे में जाना और अगले 24 घंटे के अंदर मौसम का मिजाज क्या होगा। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आइए हम जानते हैं टमाटर की खेती के बारे में। जी हाँ, हमारे झारखंड में हमारे जो किसान भाई हैं वो टमाटर की खेती बड़े पैमाने पे करते हैं।
इसकी खेती करने के लिए हमारे किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खेतों की तैयारियां किस प्रकार से करनी चाहिए, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और अधिकतर देखा जाता है कि टमाटर की खेती जब हमारे किसान भाई करते हैं तो झुलसा रोग हो जाता है और इसकी वजह से खेती अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी खेती आप किस प्रकार से करेंगे, साथ ही रोग प्रबंधन कैसे करें। अपने झारखंड प्रदेश में बहुत से किसान टमाटर की खेती से जुड़े हुए हैं। इसकी खेती में इन्हें बहुत से रोगों का सामना करना पड़ता है। टमाटर की खेती में अर्धगलन रोग तथा बैक्टीरियल विल्ड की समस्या प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अतः टमाटर के पौधों को इन रोगों से बचाने के लिए तथा अच्छा उत्पादन लेने के लिए इन रोगों का प्रबंधन अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहन जो है टमाटर लगाते हैं और टमाटर की फसल पर कर बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। ऐसे में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, जैसा कि टमाटर का खेती सभी किसान भाई झारखंड में करते हैं, टमाटर में जो है सो खेती करते समय जब आप बिचड़ा लगाते हैं, बिचड़ा लगाने से लेकर के फल तोड़ने तक इसमें काफ़ी समस्या है नहीं, इसमें काफ़ी रोग लगते हैं। तो किसान भाई खेती के साथ साथ इस रोगों का प्रबंधन भी करना किसानों के लिए आवश्यक है। जैसे कि हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले रोग के विषय में, तो आप देखेंगे कि जब आप बिचड़ा तैयार करते हैं तो बिचड़ा से ही इसमें रोग लगना शुरू होता है और उसका प्रबंधन हमें करना है। सबसे पहले जब हम बिचड़ा लगाते हैं तो उसमें आप देखे होंगे आर्द्रगलन रोग है ना, जिसको डैम्पिंग ऑफ हम लोग कहते हैं, जो कि फफूंद से होता है। पीथियम, फाइटोप्थोरा और राइजोक्टोनिया कई तरह के फफूंद हैं, जिसके चलते देखेंगे कि तना के नीचे वाले पोर्शन में जो है सो वो गल जाता है जब वो पौधा नर्सरी में रहता है। तो इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखेंगे कि किसान भाई जब खेत में जाते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो यहाँ बैक्टीरियल विल्ट का काफ़ी समस्या है। जीवाणु जनित रोग जो बोलते हैं वो काफ़ी है, उसका काफ़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी जो है एसिडिक सॉइल है और एसिडिक सॉइल में इस जीवाणु का, जो कि रेस्टोनिया नामक जीवाणु है, जिसका प्रकोप, जिसका मात्रा बहुत अधिक है, जिससे कि पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो है सो हम नर्सरी से ही प्रबंधन करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा होगा। किसान भाइयों, इन रोगों से बचाव के लिए बिचड़ा तैयार करते वक्त बीज उपचार और मिट्टी का उपचार करना बेहतर होता है। बीजों के उपचार के लिए बैवेस्टीन या फिर ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना बेहतर होता है। यदि आप बिचड़े के लिए बेड तैयार करते हैं तो उसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए। अप्रैल मई के महीने में यदि किसान भाई बिचड़ा तैयार करते हैं तो वे सौर ऊर्जा से मिट्टी उपचारित कर सकते हैं। अगर बैक्टीरियल विल्ट से हमारा पौधा नुकसान होता है, जैसा कि हमें आगे पता चलता है, हर एक बार आप लगाते हैं तो बैक्टीरियल विल्ट ही उसमें आता है, तो सबसे पहले हम बिचड़ा उपचार करने का कोशिश करेंगे। और जो मिट्टी उपचार है, जो कि हम नर्सरी बना रहे हैं, तो नर्सरी का मिट्टी उपचार करेंगे, जिससे कि हमें बैक्टीरियल विल्ट से भी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा कि जो हमारा पौधा पादप गलन रोग लगता है, इससे भी हम बच सकते हैं, पौधा बच सकता है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट के लिए कोई भी बैवेस्टीन या कोई अन्य दवा भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। और नर्सरी जो बेड बनाते हैं वो थोड़ा ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर मतलब मिट्टी को चढ़ा करके बनाना चाहिए, ताकि पानी उसमें न लगे, एक बात। दूसरा बात, हम अगर अप्रैल मई में अगर बिचड़ा तैयार करते हैं तो अप्रैल मई के समय में काफ़ी धूप रहता है, तो मिट्टी को हम सौर ऊर्जा से उपचारित भी कर सकते हैं, वो जो हमारा नर्सरी का पोर्शन है। इसके लिए जो है सो हम 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, है ना, एक जो है सो 400 ग्राम करंच की खल्ली उसमें डालेंगे। इसके अलावा जो है 5 केजी गोबर का खाद डालेंगे। नर्सरी का साइज आपका जितना पौधा लगाना है उस हिसाब से आप नर्सरी रख सकते हैं, लेकिन ये जो मात्रा बताएं 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से देंगे। दूसरी बात, उसमें थोड़ा सा नमी जो है सो हम पानी, थोड़ा मॉइस्चर उसमें डाल देंगे। उसके बाद पॉलीथीन से, वाइट पॉलीथीन से जो है, पारदर्शी पॉलीथीन से, जिसका कि हम लोग कहते हैं 150 से 200 माइक्रोन थिन होना चाहिए उसका, उससे जो है सो पूरी अच्छी तरह से उसको ढक करके 40 से 45 दिन तक हम लोग सौर ऊर्जा से इसको उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद जो है, जब हम उसको निकालेंगे, पॉलीथीन को हटाएंगे, तो 2-4-10 दिन उसको थोड़ा खुला रखेंगे। तब जो है हम उपचारित बीज को, है ना, जो हम बीज का उपचार करते हैं वो हम लोग
जो है सो कोई भी केमिकल दवा बेविस्टीन बताया उससे भी कर सकते हैं। अगर हम जैविक उपचार करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा आजकल मार्केट में बहुत उपलब्ध है और हमारे संस्था में भी ट्राइकोडर्मा अधिक मात्रा में मिल रहा है। हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ट्राइकोडर्मा के साथ जो है 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर प्रति केजी के बीज से उपचार करके और तब जो है नर्सरी में हम पौधा को लगाएंगे। किसान भाइयों, पौधों को बैक्टीरियल विल्ड से बचाने के लिए बिचड़े के उपचार की भी आवश्यकता होती है। अतः स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से आप अपने बिचड़े का उपचार कर सकते हैं। इस रोग से बचाव के लिए खेत तैयार करते वक्त ब्लीचिंग पाउडर या फिर नीम या करंज की खल्ली का भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जब हम बिचड़ा को जब 25-30 दिन का बिचड़ा तैयार हो जाएगा तो बिचड़ा को जब हम नर्सरी से निकालेंगे तो नर्सरी से निकालने के बाद बिचड़ा का उपचार करेंगे। बिचड़ा का उपचार भी हम लोग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से कर सकते हैं। अगर हम बैक्टीरियल विल्ट के अगेंस्ट में करना चाहते हैं तो या तो ट्राइकोडर्मा, जो कि हम बताएं ट्राइकोडर्मा जो है सो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको 15 से 20 मिनट तक पौधे को पानी में रख करके तब हम उपचारित बिचड़ा को जो है सो फील्ड में ले जाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे, अगर संभव हो तो खेत जब हम तैयार करते हैं तो खेत के तैयार करने के समय जो है सो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का अगर उपयोग करें खेत में तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग करने से भी हमारा बैक्टीरियल विल्ट की समस्या जो है सो कम हो सकती है, हम उससे बच सकते हैं। और अगर संभव हो तो नीम की खल्ली या करंज की खल्ली जो है सो 3 या 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अगर खेत में जुताई के समय डालें तो हम इस सब समस्या से समाधान पा सकते हैं। इन रोगों के अलावे टमाटर के पौधों में अगेती झुलसा रोग तथा पिछेती झुलसा रोग का भी प्रकोप होता है। अतः अगेती झुलसा रोग से बचाव के लिए कवच नामक दवा तथा पिछेती झुलसा रोग के लिए रेडोमिल्ड नामक दवा का इस्तेमाल मात्रा अनुसार करना चाहिए। इसके अलावे लीफ कर्ल वायरस के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। और जो नर्सरी में डंपिंग ऑफ जो होता है, जो आर्द्र गलन होता है, उसके विषय में बताया। इसके अलावा और कई बीमारी लगते हैं जो कि आगे जा कर के बरसात के समय में या विंटर में भी आप देखेंगे, जाड़े के समय में भी जो टमाटर खेत में लगा रहते हैं तो और कई बीमारी उसमें लगते हैं। जैसे कि उसमें अर्ली ब्लाइट हम लोग बोलते हैं, अर्ली अगेती झुलसा रोग बोलते हैं। अगेती झुलसा रोग में आप देखेंगे कि पत्ते पर जो है सो गोल गोल केंद्रीय धब्बे बनते हैं और ये छोटे छोटे धब्बे शुरू में बनते हैं, बाद में ये धब्बे सब मिल करके पूरे पत्ते को जला देते हैं, जिससे हम उसको झुलसा रोग करते हैं और पत्ते जल करके पूरे पत्ते नीचे गिर जाते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचता है और हमारा टमाटर का उपज कम होता है। टमाटर का जब आप पौधे जब खेती करेंगे तो डायरेक्ट आप खेत में अगर लगाएंगे तो आपको उतना हेल्दी पौधा नहीं तैयार होगा। इसीलिए और जैसे खेत में लगाते समय आपको बहुत बड़ा एरिया में लगाना है तो आप ज़्यादा एरिया में लगाएंगे तो अलग अलग पौधे लगाएंगे तो सबको मेंटेन करना बहुत दिक्कत होगा और जिससे कि हेल्दी पौधा नहीं तैयार हो सकता है। उस छोटा जब पौधा रहेगा तो जैसा कि हम बता रहे थे कि बहुत सारा बीमारी आने का समस्या रहता है, जैसे डंपिंग हो या अगर अधिक पानी लग गया तो डंपिंग ऑफ जो है पीथियम राइजोक्टोनिया और कई तरह के फफूंद के कारण बीमारी आता है और हेल्दी पौधा नहीं तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो भी सोलनेसियस वेजिटेबल जैसे टमाटर, बैगन या मिर्चा कोई भी पौधा लगाते हैं तो हम लोग उसको पहले नर्सरी में तैयार करने की कोशिश करते हैं ताकि सीडलिंग को हम अच्छी तरह से हेल्दी सीडलिंग को निकाल सकें ताकि आगे जा कर के हमको अधिक से अधिक उपज मिलेगा। इसलिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी में पौधा जब तैयार हो जाएगा तो 20-25 दिन के बाद आप उसको फील्ड में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती एक लाभ का व्यवसाय है। यदि वैज्ञानिकों के अनुसार आप इसमें लगने वाले रोगों का प्रबंधन कर लेते हैं तो आप टमाटर की अच्छी उपज ले सकते हैं और उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हमारे झारखंड में देखा जा रहा है कि सूक्ष्म एवं टपक सिंचाई योजना बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ, हमारे जो भी किसान भाई इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं, ये आज की जानकारी उनके लिए बेहद खास है। तो आइए जानकारी लेते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग हमारे झारखंड के किसान आज धड़ल्ले से कर रहे हैं। पुरानी सिंचाई पद्धति में सिंचाई के लिए फ्लड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा पानी खेतों में लगते थे। ऐसे में पानी की काफ़ी बर्बादी होती थी। अतः पानी की बर्बादी को रोकने के लिए तथा पौधों तक उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी पहुंचाने के लिए
टपक सिंचाई प्रणाली एक बेहतर तकनीक के रूप में सामने आई है। इसमें पाइप के सहारे पौधों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है, जो पौधों की अच्छी बढ़वार में सहायक होता है। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सूक्ष्म एवं टपक सिंचाई है क्या? हाँ, आज के समय में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और किसान भाई इससे परिचित भी हैं, लेकिन बहुत से हैं कि अभी भी थोड़ा सा जो सुदूर क्षेत्र में है इनसे तो उनको उतना पता नहीं है कि किसी टपक सिंचाई विधि क्या है या ड्रिप इरिगेशन क्या है। तो ये एक नया तरीका है सिंचाई का। इस पे जैसे कि हम लोग पहले देते थे फ्लडिंग सिस्टम, यानी कि पूरा खेत में पानी भर देते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपका पानी ज़्यादा खर्च होता था, पानी का बर्बादी ज़्यादा होता है उस पर, और साथ में आपका जो ईंधन लगता है, जो तेल लगता है वो और मशीन पर लगाना पड़ता है, तो खैर इसमें लगेगा। लेकिन जो पानी का खर्चा जो है, जो बर्बादी ज़्यादा हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक नया सिस्टम है। टपक विधि में आपका पाइप से पानी आएगा और पाइप आपका जुड़ा रहेगा आपका सबमर्सिबल पंप से। तो पंप से और आपका जो जिससे टपकता है उसके बीच में आपका फिल्टर वगैरह रहता है, क्योंकि मान लीजिए मशीन से कुछ कचरा वगैरह आ जाता है या कीचड़ आ जाता है तो उसको फिल्टर पहले किया जाता है, उसके बाद वो उस पर जाता है आपका पाइप में जिससे टपकता है। तो ये जिस पर टपकता है वो बहुत महीन उसमें छेद रहता है, तो इसलिए आगे उसका फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टपक विधि में आपका जो उपज है वो नॉर्मल से आपका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें है कि आपका रेगुलर उसको पानी मिलते रहता है। और जो हम लोग ये करते हैं, जो पुराना पारंपरिक तरीका है, उसमें एक तो खर्च भी ज़्यादा आता है, पानी भी बर्बाद होता है और उस अनुपात में आपको उपज नहीं मिल पाता है। तो अनुपात देखें तो आपका टपक विधि में ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है। और इसमें क्या है, जैसे और ऊपर से हम लोग मल्चिंग भी कर दें तो और ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पानी हम दे भी रहे हैं तो वो आपका भाप बन के उड़ेगा नहीं, अंदर में ही रहेगा। और साथ में अगर मल्चिंग कर देते हैं तो आपका उस एरिया में जहाँ पर आपका पौधा लगा हुआ है वहाँ पे आपको कोई घास वगैरह होगा नहीं, और जो पानी हम दिए वो लॉक हो जाएगा अंदर में ही और बाहर वो एवापोरेट होकर नहीं। इस विधि से किसान अपने पौधों तक खाद भी पहुंचा सकते हैं। आजकल बाजार में पानी में घुलने वाली खाद मिलती है, जिसे पानी की टंकी में घोलकर पाइप के सहारे पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। तो पल्टी फिल्टर होगा, उसके बाद एक और सिस्टम रहता है इस पर, जैसा कि उसमें आप खाद दे सकते हैं सिंचाई वाला पानी के साथ। आजकल आता है पानी में घुलने वाला आपका खाद आता है, तो एक टंकी में उसको डाल दीजिए और वो आपका उस जो सप्लाई हो रहा है उस पानी के साथ वो मिक्स होते जाएगा और पौधों को मिलते रहेगा। तो इस तरह से आपका पानी भी कम खर्च होगा और इसमें आपका जो खाद का मात्रा वो भी बहुत कम होगा। तो ये फ़ायदा है इस टपक विधि पे। और इसमें बिजली का खर्च भी कम है। आजकल तो वैसे सोलर वाला पैनल वाला भी आ रहा है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो और लो प्रेशर का वाला भी लगा सकते हैं, ऊपर टंकी लगा दीजिए, वहाँ से फिर भर के फिर उसको सिस्टम से जोड़ दीजिएगा, तो धीरे धीरे दिन भर रात भर आपका चलते रहेगा। इसके अलावा स्प्रिंकलर विधि से भी सिंचाई की जाती है। इस विधि में पौधों के चारों ओर पानी का छींटा पड़ता है, जिससे कम खर्च और कम पानी में ही पौधों की सिंचाई हो जाती है। हाँ, इसके अलावा और विधि है जो स्प्रिंकलर वाला। स्प्रिंकलर में ये आपका फव्वारा टाइप का होता है। हाँ, मशीन आपको उसमें भी प्रेशर देते हैं, तो स्प्रिंकलर जो लगा हुआ वहाँ से पानी चारों तरफ छींटा मारता है। तो ये तकनीक है। इसमें भी आपका बहुत अच्छा, मतलब उससे थोड़ा सा पानी खर्चा ज़्यादा है उसमें टपक विधि से, लेकिन परंपरा जो हम लोग करते आ रहे हैं उससे, लेकिन इसमें भी कम आपका खर्चा आता है। किसान भाइयों, टपक सिंचाई प्रणाली एक महंगी प्रणाली है,
परंतु सरकार इसमें अनुदान देती है। इसकी वजह से किसानों पर इसकी कीमत का ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। यदि सरकार की मदद से इसे आप अपने खेतों में लगाते हैं तो इसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च आएगा। लिए आपका एजेंसी है, फिर सरकारी विभाग भी हैं, जैसा कि आपका भूमि संरक्षण की तरफ से भी आपको इसमें सब्सिडी दिया जा रहा है, करीब 90% का सब्सिडी है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा फिर अगर जो संपन्न है तो अपने तरह से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर एक बार लगा दिए तो उनका मतलब उपज तो होगा ही, और बहुत सारा फ़ायदा होता है इस पर। जैसे कि उसमें आप फिर लगा देंगे, फिर लाइन से उसको जो भी आपको लगाना, सब्जी का लगाना हो या पेड़ लगाए हैं, तो उसमें आपका उसमें टपक सिस्टम लगा दिए तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो मोटा मोटी आपका जो खर्च आएगा किसान का 8 से 9,000 रुपया करीब खर्च आता है, उनको सब्सिडी मतलब देना पड़ता है। क्योंकि इसमें ऐसा तो सिस्टम जो है महंगा पड़ता है अगर लीजिएगा अपना प्राइवेट रूप से, लेकिन आप अगर सरकारी मदद लेते हैं तो आपको बहुत कम, मतलब वही आपका 10,000 के अंदर में ही आपका पूरा सेटअप आ जाएगा 1 एकड़ के लिए जो है। क्योंकि उससे मशीन से लेके आपका जो फिल्टर वगैरह है, जो पाइप लगेगा, सब आपको उसी में आ जाएगा सब्सिडी के अंदर में। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र इसमें आपका टेक्निकल सपोर्ट देते हैं हम लोग, और जो भी आपका सुविधा लेने का, जो मशीन लेने का, वो आपका ये जो आपका भूमि संरक्षण विभाग है या जो एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी भी है कुछ लोग। किसान भाइयों, टपक सिंचाई प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें पानी, समय और पैसे तीनों की बचत होती है। इसके अलावा इससे फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। अतः सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कम कीमत पर आप इसका उपयोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं और अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा ये कार्यक्रम, आज का हमारा ये जो जानकारियाँ थी, आपको कैसी लगी? आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।